हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। आज आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है जो कि आप जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं, सॉइल मैकेनिक्स के नाम से। तो ये सॉइल मैकेनिक्स का नेक्स्ट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग। इसमें आपके जो है डिफरेंट चैप्टर्स हैं जो कि कवर किए जाएंगे। तो आज जो है पहला लेक्चर है जो कि हम स्टार्ट करते हैं शैलो फाउंडेशन से। तो शैलो फाउंडेशन में भी डिफरेंट टाइप की थ्योरीज हैं। तो देखते हैं पहली थ्योरी के बारे में आज हम पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। शैलो फाउंडेशन। तो दो टाइप की फाउंडेशन होती हैं जनरली, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन का मतलब है कि जो डेप्थ है फाउंडेशन की वो विड्थ ऑफ फाउंडेशन से लेस देन है या इक्वल टू है। बट अगर आपकी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ग्रेटर देन है विड्थ ऑफ फाउंडेशन के, तो इस टाइप की फाउंडेशन जो है डीप फाउंडेशन कहलाती है। क्लियर है? शैलो फाउंडेशन आपके सिलेबस में है। शैलो फाउंडेशन में पहला टॉपिक आता है ग्रॉस प्रेशर। तो ये फाउंडेशन है सपोज, और ये ग्राउंड लेवल है, ये जो है ग्राउंड लेवल है आपका। यहाँ से यहाँ तक ये जो है आपकी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है जिसको आप डीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्रॉस प्रेशर क्या होता है कि ये बेस ऑफ फाउंडेशन का बेस ये है। तो इस बेस पर जितना भी ओवरऑल प्रेशर लग रहा है वो आपका ग्रॉस प्रेशर कहलाता है। चाहे जो भी इसके ऊपर सॉइल है उसका वेट, फाउंडेशन का अपना सेल्फ वेट, या कोई भी आप इस पर लोड अप्लाई कर रहे हैं उसका वेट। तो ओवरऑल ये टोटल प्रेशर होता है बेस ऑफ फाउंडेशन पे, विच इज़ कॉज्ड बाई जो सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल के सेल्फ वेट की वजह से, सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग का अपना जो वेट है, एंड अप्लाइड लोड ऑन दी फुटिंग। तो जो लोड अप्लाई हो रहा है उन सब का जो सम करके टोटल प्रेशर बेस पर आता है, तो ये जो प्रेशर कहलाता है ग्रॉस प्रेशर। ये आपका बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। क्लियर है? इसको क्यू जी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू जी, तो यानी ग्रॉस प्रेशर। नेक्स्ट आता है नेट प्रेशर। नेट प्रेशर क्या होता है? इसको क्यू एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी आपके फाउंडेशन के ऊपर इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर है उसके अलावा जितना भी प्रेशर बेस पर आ रहा है वो आपका नेट प्रेशर कहलाता है। जैसे कि इस फाउंडेशन की बात करें तो इसमें ओवरबर्डन प्रेशर आपका क्या है कि जो भी ये सॉइल है ये क्या है, इसकी वजह से ओवरबर्डन प्रेशर लग रहा है। क्लियर है? तो जो भी ओवरबर्डन प्रेशर होगा अलग से एक्स्ट्रा लग रहा है, वो प्रेशर अगर आप माइनस कर दें तो ओवरऑल नेट प्रेशर आ जाता है। तो नेट प्रेशर क्या होता है? ग्रॉस प्रेशर में अगर आप सिग्मा बार इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर माइनस कर दें तो आपको नेट प्रेशर मिल जाएगा। जहाँ सिग्मा बार क्या होता है? गामा डीएफ हो गया। जैसे सॉइल है ओवरऑल डीएफ फाउंडेशन तक है तो गामा डीएफ हो गया अगर वाटर टेबल फुटिंग के बिलो है। क्लियर है? अगर वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पे है, जैसे ये फाउंडेशन है, तो अगर वाटर टेबल इसके नीचे है, कहीं भी यहाँ पे है, तो इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा इस बेस पर। अगर वाटर टेबल जो है ग्राउंड लेवल पे है, जैसे ये फुटिंग है ऊपर तक, यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे वाटर टेबल है, तो ओवरऑल ये जो सॉइल होगी सैचुरेटेड होगी। तो यहाँ पे आप इफेक्टिव यूनिट वेट यूज़ करेंगे गामा डैश इंटू डी एफ, जहाँ सिग्मा बार की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा माइनस यू, यानी टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या है? ये इट इज़ द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन विच कैन बी अप्लाइड विदाउट शेयर फेलियर। यानी कि अभी आपको पता था कि जो अल्टीमेट आप पीछे ग्रॉस प्रेशर की बात कर रहे थे, तो वो प्रेशर था वो आपका बियरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा भी हो सकता था, कम भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। लेकिन अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जिसको क्यू यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब है कि ये वो मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर है फाउंडेशन के बेस पर विच कैन बी अप्लाइड विदाउट शेयर फेलियर। इसका मतलब है कि शेयर फेलियर नहीं होना चाहिए फाउंडेशन में। उस तक जो है मैक्सिमम जो प्रेशर लग रहा है वो आपका बेस पर जो प्रेशर लग रहा है उसको कहते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। या आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ द मिनिमम ग्रॉस प्रेशर एट विच सॉइल विच जस्ट फेल्स इज शेयर। यानी कि जो सॉइल है वो आपकी जस्ट शेयर में फेल होने ही वाली है, वो मिनिमम प्रेशर आपका क्या कहलाएगा? अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। यानी इससे ऊपर जरा सा भी प्रेशर बढ़ा तो सॉइल क्या हो जाएगी? शेयर में फेल हो जाएगी।
नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, इसको QNU से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या है, ये वो नेट प्रेशर है एट द बेस ऑफ फाउंडेशन विच कैन बी अप्लाइड विदाउट शियर फेलियर। तो ये आपका नेट प्रेशर है बिना शियर फेलियर के, जो कि फाउंडेशन पे अप्लाई हो रहा है इन एक्सेस ऑफ इनिशियल इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर। मतलब ओवरबर्डन प्रेशर के अलावा जो भी नेट प्रेशर लग रहा है जिस पर सॉइल आपकी शियर में फेल नहीं हो रही है, तो वो आपका प्रेशर क्या कहलाएगा, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। इसकी वैल्यू है QNU इक्वल टू अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में से अगर आप सिग्मा बार माइनस कर दें इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर, तो आपको नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी मिल जाएगी। आता है नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। नेट सेफ क्या होता है कि नेट अल्टीमेट में अगर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दें तो आपको नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी मिल जाएगी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जनरली 2.5 से 3 के बीच में लाई करती है। नेक्स्ट आता है टर्म सेफ बियरिंग कैपेसिटी। सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है कि इट इज़ द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर विच कैन बी अप्लाइड सेफली एट द बेस ऑफ फाउंडेशन विदाउट डेंजर ऑफ शेयर फेलियर। यानी ये वो मैक्सिमम प्रेशर है जो कि आप सेफली अप्लाइड कर सकते हैं फाउंडेशन पे बिना किसी शेयर फेलियर के। तो जो सेफ बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है, अगर आप नेट सेफ में सिग्मा बार ऐड कर दें तो आपको सेफ बियरिंग कैपेसिटी मिल जाएगी। बल्कि नेट सेफ क्या होता है, नेट अल्टीमेट डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और नेट अल्टीमेट क्या होता है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस सिग्मा बार यानी इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस सिग्मा बार। तो आपको ये फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। पूछ लेते हैं सेफ बियरिंग कैपेसिटी बताइए, नेट अल्टीमेट बताइए, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फाइंड करिए। नोट देख लीजिए कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अप्लाइड टू द नेट इंक्रीमेंट ऑफ प्रेशर at the base of foundation but not to the overburden pressure because overburden pressure is acting from historical period in which there is no certainty। जैसे कि आपने देखा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप किस पर अप्लाई कर रहे थे, नेट सेफ कैपेसिटी पे आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई कर रहे हैं, नेट इंक्रीमेंट प्रेशर पे। क्लियर है? तो ओवरऑल जो भी नेट अल्टीमेट प्रेशर आ रहा है उस पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई कर रहे हैं, अल्टीमेट QU पे नहीं कर रहे, क्योंकि QU में जो है ओवरबर्डन प्रेशर भी ऐड है। तो ओवरबर्डन प्रेशर को आप कैलकुलेट इसमें ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि ओवरबर्डन प्रेशर जो है वो हिस्टोरिकल पीरियड यानी बहुत पुराने टाइम से लग रहा है, जिसकी कोई भी सर्टेनिटी नहीं है, आप उसको कोई भी श्योरिटी उसकी नहीं दे सकते। क्लियर है? तो जो मैक्सिमम प्रेशर विच इज़ परमिटेड एट द बेस ऑफ फाउंडेशन शुड बी लेस देन और इक्वल टू सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। जो भी मैक्सिमम प्रेशर है अगर फाउंडेशन पे लग रहा है वो सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल से कम या बराबर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा सेफ बियरिंग कैपेसिटी से तो सॉइल आपकी क्या होगी, फेल हो जाएगी। तो जो सेफ लोड आता है फाउंडेशन के बेस पे, तो क्या होगा, अगर आप सेफ बियरिंग कैपेसिटी में फाउंडेशन के एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको सेफ लोड मिल जाएगा एट द बेस ऑफ फाउंडेशन। कुछ फैक्टर्स हैं जो बियरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग बियरिंग कैपेसिटी, जैसे कि पोजीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल विद रिस्पेक्ट टू साइज एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, यानी ग्राउंड वाटर टेबल की पोजीशन डिपेंड करती है। सॉइल की प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, गामा की वैल्यू क्या है, सी और फाई की वैल्यू क्या है, फाउंडेशन का टाइप कैसा है, स्ट्रिप फुटिंग है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, शैलो है या डीप फुटिंग है। क्लियर है? तो डायमेंशन क्या है फाउंडेशन की, डेप्थ ऑफ विड्थ कितनी है, उस पर भी बियरिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है। इनिशियल स्ट्रेसेस कितनी लग रही हैं, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल है या ओवर कंसोलिडेटेड है, या फेलियर के टाइप क्या है, जनरल शेयर फेलियर है, लोकल शेयर फेलियर है या पंचिंग शेयर फेलियर है। टाइप एंड नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस कि नेचर क्या है, हॉरिजॉन्टल है ग्राउंड सरफेस है, इंक्लाइंड है, या लोडिंग कैसी है, सेंट्रिक है, कंसेंट्रिक है। तो इन सब पर जो है आपकी बियरिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है। कुछ फेलियर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के शेयर फेलियर होते हैं। पहला होता है जनरल शेयर फेलियर। तो जनरल शेयर फेलियर क्या होता है कि ये शैलो फाउंडेशन में मिलता है आपको, प्लेस्ड ऑन मीडियम टू डेंस सैंड और स्टिफ क्लेस। अगर शैलो फाउंडेशन आपकी मीडियम टू डेंस सैंड या स्टिफ क्ले पे प्लेस्ड है तो उसमें आपको जनरल शेयर फेलियर मिलेगा। एट द टाइम ऑफ फेलियर फाउंडेशन में गेट टिल्टेड, यानी कि जब फेलियर हो रहा है तो फाउंडेशन कुछ टिल्ट हो जाती है, एंड हीविंग एंड बल्जिंग एट द साइड्स में अगर। तो आप ये देख रहे हैं कि ये ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड लेवल से ये आपको थोड़ी सी सॉइल जो है वो हीविंग हो जाती है इसकी, इसको कहते हैं हीविंग एंड बल्जिंग। क्लियर है?
कुछ भी बोल सकते हैं। हीविंग या बल्जिंग दोनों का मतलब है स्वेलिंग होना, फूल जाना। तो जब फेलियर के टाइम पे आप देखेंगे कि फाउंडेशन जो है उसमें हीविंग और बल्जिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, द सेटलमेंट बिफोर फेलियर इज लेस एंड स्ट्रेस जोन ऑफ सॉइल एक्सटेंड्स अप टू ग्राउंड लेवल। तो आप देख रहे हो कि जो भी स्ट्रेसेस आ रही हैं वो ग्राउंड लेवल तक एक्सटेंड कर गई। क्लियर है? तो स्ट्रेस लेवल ग्राउंड लेवल तक एक्सटेंड कर जाएगी। और वही अगर आप सेटलमेंट और लोड में देखें तो अगर फेलियर से पहले, ये पॉइंट है फेलियर का, तो फेलियर से पहले तो सेटलमेंट बहुत कम है, उसके बाद सडन बहुत ज़्यादा सेटलमेंट हो जाता है। तो लोड सेटलमेंट कर्व अगर प्लॉट करते हैं देन फेलियर विल बी ऑब्वियस। तो आपको फेलियर जो है वो करेक्ट पीक दिखेगी। यहाँ से जैसे ही पीक चेंज हुई यहाँ पर फेलियर अकर हो गया। और जो सेटलमेंट होता है फेलियर के टाइम पे वो बहुत कम होता है, 4 to 6%। यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी बहुत कम सेटलमेंट हुआ, उसके बाद सडन सेटलमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ फेलियर आता है लोकल शेयर फेलियर। लोकल शेयर फेलियर जो है ये भी शैलो फाउंडेशन में होता है, बट लूज सैंड और सॉफ्ट क्लेस पर अगर फाउंडेशन प्लेस्ड है तो उस पर लोकल शेयर फेलियर होगा। वो जनरल शेयर फेलियर मीडियम टू डेंस सैंड पर हो रहा था। लोकल शेयर फेलियर अगर आपकी सैंड लूज है तो बिफोर फेलियर लार्ज सेटलमेंट आर रिकॉर्डेड। आप देख रहे हैं कि ये फेलियर से पहले आपको लार्ज सेटलमेंट रिकॉर्ड हो रहा है, उसके बाद ये फेलियर अकर होगा। एंड टिल्टिंग इन द फाउंडेशन इज लेस। क्लियर है? आर रिकॉर्डेड एंड टिल्टिंग इन द फाउंडेशन, टिल्टिंग उतनी नहीं होती है। अब आप देख रहे हैं इसमें बहुत कम हीविंग हो रही है। क्लियर है? हीविंग बहुत ज़्यादा कम है, या फिर ये कह देंगे कि बिल्कुल भी नहीं हो रही, नो और लेस हीविंग अकर होती है। स्ट्रेस जोन जो है वो आपका ग्राउंड लेवल तक एक्सटेंड नहीं करता, जस्ट इतना एक्सटेंड करेगा थोड़ा सा, उसके बाद ही ये फेल हो जाएगा। लोड सेटलमेंट कर्व इज प्रोग्रेसिव एंड ऑब्वियस फेलियर इज नॉट सीन। तो आप देख रहे हो लोड सेटलमेंट कर्व कुछ इस टाइप से आ रहा है। इसमें कोई भी पीक, एकदम सडन पीक ऑब्जर्व नहीं हो रही, जैसे कि जनरल शेयर फेलियर में हो रही थी। क्लियर है? तो ऑब्वियस फेलियर जो है वो आपको दिखाई नहीं देगा। क्लियर? वो जस्ट सेटलमेंट आगे जो है बढ़ता चला जाएगा। जहाँ पर ज़्यादा होने लगेगा सेटलमेंट तो आप समझ जाएंगे कि ओवरऑल यहाँ पे फेलियर पीक हो सकती है। तो अगर आप फेलियर की बात करें, स्ट्रेन जो है फेलियर पर कितनी मिलेगी? 15% से ज़्यादा स्ट्रेन मिलती है। नेक्स्ट आता है पंचिंग शेयर फेलियर। पंचिंग शेयर फेलियर जो है डीप फुटिंग या पाइल्स में होती है। व्हेन प्लेस्ड ओवर लूज और सॉफ्ट क्लेज, जब ये लूज सैंड या सॉफ्ट क्ले पर अगर प्लेस्ड है डीप फुटिंग या पाइल, तब आपको पंचिंग शेयर फेलियर मिलेगा। एट द टाइम ऑफ फेलियर द सॉइल बिलो द फुटिंग गेट्स शेयर फ्रॉम एडजेसेंट सॉइल एंड लार्ज या एक्सेसिव सेटलमेंट इज रिकॉर्डेड। तो आप देखते हैं कि जैसे ही ओवरऑल ये इसमें लोड लगा तो ओवरऑल जब फेलियर हुआ तो बहुत ज़्यादा जो है सेटलमेंट हो गया, सडन नीचे, एकदम सेटलमेंट नीचे हो गया। क्लियर है? तो एक्सेसिव सेटलमेंट आपको दिखेगा एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग between soil below the footing and adjacent soil, the soil adjacent remain unstressed। यानी इसके पास की जो भी सॉइल होगी वो अनस्ट्रेस्ड है, उसमें कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगी। जस्ट जो बिलो फुटिंग के नीचे की जो सॉइल है वो सडनली स्ट्रेस्ड हो जाएगी और पंचिंग शेयर फेलियर अकर हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा सेटलमेंट अकर होता है, इसमें कोई भी पीक आपको ऑब्जर्व नहीं होगी। देयर विल बी नो टिल्टिंग एंड नो हीविंग, और इसमें बिल्कुल भी कोई भी टिल्टिंग नहीं होगी, जस्ट सडन नीचे सेटलमेंट हो जाएगा और कोई भी हीविंग नहीं होगी। आप देखते हैं जनरल शेयर फेलियर में बहुत ज़्यादा होती है, लोकल शेयर फेलियर में बहुत कम होती है, बट पंचिंग शेयर फेलियर में कोई भी हीविंग नहीं होती, क्योंकि आसपास की सॉइल स्ट्रेस नहीं होगी तो ऊपर डायरेक्शन में कोई भी हीविंग नहीं मिलेगी। सच अ फेलियर इज़ नॉट इन द केस ऑफ शैलो फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन अगर आप कर रहे हैं तो इस टाइप का फेलियर ऑब्जर्व नहीं होगा। ये पंचिंग शेयर फेलियर हमेशा डीप फुटिंग या पाइल्स में ही होता है। क्लियर है? डीप फुटिंग क्या होती है? जब डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो है विड्थ ऑफ फाउंडेशन से ज़्यादा हो, तो उस टाइप की फाउंडेशन डीप फुटिंग या पाइल्स कहलाती है, उसी में आपको पंचिंग शेयर फेलियर मिलेगा। कुछ पैरामीटर्स हैं, देख लीजिए। जनरल शेयर फेलियर और लोकल शेयर फेलियर में अगर आप डिफरेंस देखें तो इसमें फ्रिक्शन एंगल 36 डिग्री से ज़्यादा होता है, इसमें लेस देन 28 डिग्री। एसपीटी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट नंबर ग्रेटर देन 30, इसमें लेस देन 5 होता है। ओवरऑल ई की वैल्यू जो वॉइड रेशियो देखते हैं 0.55 से कम है, इसमें 0.75 से ज़्यादा रहता है, क्योंकि लूज सॉइल के लिए होता है उसमें वॉइड्स रेशियो ज़्यादा रहेगा। रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 70% और इसमें लेस देन 30%।
कुछ मेथड्स हैं जो बियरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए हैं, जैसे कि एनालिटिकल और स्टैटिक मेथड है, कोडल प्रोविजंस हैं जिसमें BIS और NBC और CPWD कोड के अकॉर्डिंग जो है आप बियरिंग कैपेसिटी फाइंड करते हैं। फील्ड मेथड्स हैं जैसे कि प्लेट लोड टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट और कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, इनके थ्रू भी आप बियरिंग कैपेसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो जो एनालिटिकल मेथड है या स्टैटिक मेथड कहलाते हैं, जैसे कि इलास्टिक थ्योरी, क्लासिकल अर्थ प्रेशर थ्योरी जिसके अंदर रैंकाइंस मेथड, पोकर्स मेथड, बेल्स मेथड आते हैं। रैंकाइन फाई सॉइल यानी कोहेशन लेस सॉइल के लिए होता है, पोकर्स मेथड भी कोहेशन लेस सॉइल के लिए होता है, और बेल्स मेथड जो है C5 सॉइल के लिए यूज़ करते हैं। प्लास्टिक थ्योरी के अंडर में जो मेथड्स आते हैं फेलिनियस, प्रेंटल, टेरजागी, स्कैम्पटन, मेयरहॉफ, बेसिक्स, ब्रिंच हैंसन, IS कोड एंड बलाज मेथड। तो इसमें जो है आपको पता है ये फेलिनियस और स्कैम्पटन्स जो है वो कोहेसिव सॉइल के लिए हैं, बाकी सारे जो हैं वो C5 सॉइल के लिए यूज़ करते हैं। कुछ मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप पढ़ेंगे, ओवरऑल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला मेथड है रैंकाइंस थ्योरी। तो रैंकाइंस थ्योरी आपने देखा है कि आपको पता है ओवरऑल रैंकाइन थ्योरी फाई सॉइल यानी कोहेशन लेस सॉइल के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि सैंड वगैरह हो गई। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि ये फाउंडेशन है और ये आपका ग्राउंड लेवल है, क्लियर है। जब ये ग्राउंड लेवल है, ओवरऑल डेप्थ कितनी है फुटिंग की, डेप्थ ऑफ DF मान ली सपोज। तो आपने क्या किया, इन्हें रैंकाइन ने ये जो लेवल आया था फाउंडेशन का, इसके एक राइट साइड में एक सॉइल का पार्टिकल कंसीडर किया और इसके एक लेफ्ट साइड में पार्टिकल कंसीडर किया। तो आपको पता है कि जब राइट साइड में जो पार्टिकल है यानी ये सॉइल यहाँ पर ये बैक, अगर ये वॉल की बात करें आप फाउंडेशन की, तो बैकफिल किधर है, इधर साइड में बैकफिल है। इसका मतलब है कि जो पार्टिकल आप इधर साइड कंसीडर कर रहे हो तो ये किस केस में हो गया, पैसिव केस में, क्योंकि अगर टुवर्ड्स द फिल अगर वॉल का आप डायरेक्शन देखें तो इधर डायरेक्शन हो गई, इसका मतलब ये पैसिव केस में कंसीडर होगा। और इसके जस्ट नीचे यानी कि बैकफिल के जस्ट अपोजिट साइड में आप इधर कंसीडर कर रहे हो पार्टिकल, तो ये किस केस में हो गया, एक्टिव केस में। जब अवे फ्रॉम दी फिल होता है तो एक्टिव केस में कंसीडर करते हैं, टुवर्ड्स दी फिल होता है तो पैसिव केस में कंसीडर करते हैं। तो इनने दो पार्टिकल्स लिए, एक 1 एक 2, तो इसको 2 को तो पैसिव केस में हुआ, पैसिव केस है, और 1 जो है वो एक्टिव केस में है। तो लेट QU इज़ द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। इनने क्या मानी, QU अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है। लेट मैक्सिमम प्रेशर एट द बेस ऑफ फुटिंग विदाउट शियर फेलियर, जो वो मैक्सिमम प्रेशर क्या है, QU। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दो पार्टिकल है, एक 1 है और एक 2 है। तो ये तो 2 पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो अगर बात करें ओवरऑल क्या हो रहा है, ये 1 पार्टिकल पर तो ये जो सरचार्ज आ रहा है जिसकी वैल्यू क्या है, QU है, क्लियर है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो सॉइल है इसका ओवरऑल स्ट्रेस आ रही होगी, यानी इस पर स्ट्रेस कितनी आ रही होगी, गामा इंटू DF। तो अगर आप दो पार्टिकल कंसीडर करते हैं तो 1 में तो ओवरऑल चारों तरफ से स्ट्रेस किसकी लग रही है, QU की लग रही है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर है। और इसमें जो वर्टिकल प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है, गामा DF। और ये चारों ओर सपोज मान लिया सिग्मा H जो कि लेटरल प्रेशर है। दोनों ही पार्टिकल के लिए लेटरल प्रेशर की तो वैल्यू सेम रहेगी, बट ओवरऑल वर्टिकल जो प्रेशर आ रहा था वो डिफरेंट आ रहा था। यहाँ पे QU आ रहा था क्योंकि ओवरऑल सरचार्ज लग रहा था फुटिंग का, और यहाँ पर गामा DF आ रहा था क्योंकि 2 पार्टिकल के ऊपर ओवरऑल क्या थी, सॉइल थी। तो ये जो थ्योरी है वो सैंड्स के लिए एप्लीकेबल होती है। रैंकाइन ने कंसीडर किए 2 एलिमेंट्स एडजेसेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के जस्ट एडजेसेंट। एक जो है वो बिलो दी फुटिंग एट द कॉर्नर यानी फुटिंग के जस्ट नीचे था, और दूसरा जो है आउटसाइड दी कॉर्नर, ओवरऑल फुटिंग के राइट साइड यानी आउटसाइड कंसीडर किया। एडजेसेंट टू प्रीवियस, जो कि पहले से क्या था, एडजेसेंट था यानी पास पास थे। तो रैंकाइन ने अप्लाइड किया कंसेप्ट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर फॉर एलिमेंट 2, क्योंकि 2 को पैसिव अर्थ प्रेशर में कंसीडर किया, एंड को रिलेटेड विद एलिमेंट्स 1, और एलिमेंट 1 के साथ उन्होंने क्या किया, को रिलेट कर दिया। तो अगर बात करें आप कि अगर आपको लेटरल अर्थ प्रेशर फाइंड करना है तो आपको पता है कि ओवरऑल जो लेटरल प्रेशर है फॉर एलिमेंट 2 यानी कि 2 एलिमेंट की अगर बात करें तो सिग्मा H की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पैसिव में कंसीडर किया है, पैसिव केस में, तो KP इंटू सिग्मा V। और एलिमेंट 2 के लिए सिग्मा V की वैल्यू क्या है आपको पता है, गामा DF, क्लियर है। KP को आप क्या लिख सकते हैं, आपको फॉर्मूला पता है, 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई इंटू गामा DF।
तो ये तो सिग्मा एच की वैल्यू आ गई फॉर एलिमेंट 2 के लिए। वही अगर आप जहाँ Kp क्या है आपका पैसिव वर्क प्रेशर कोफिशिएंट, अगर आप एलिमेंट 1 की बात करते हैं तो एलिमेंट 1 क्या है इन एक्टिव केस, अगर एलिमेंट 1 एक्टिव केस में है तो ओवरऑल इसमें लेटरल प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी Ka इंटू क्यू यू, क्योंकि जो वर्टिकल स्ट्रेस है वो क्या है क्यू यू है, तो के को क्या लिख सकते हैं आप 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई इंटू क्यू यू। तो ये तो लेटरल प्रेशर आ गया फॉर एलिमेंट 1 और ये लेटरल प्रेशर की वैल्यू आ गई फॉर एलिमेंट 2। तो आपको पता है कि अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो आपको लेटरल प्रेशर की वैल्यू इक्वल मिलेगी। तो अगर आप इन दोनों को इक्वेट कर दें तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई इंटू क्यू यू, ये तो एलिमेंट 1 हो गया, इक्वल टू 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई इंटू गामा डी एफ फॉर एलिमेंट 2। तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया तो यहाँ से जो है आप क्यू यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यू यू क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई होल स्क्वायर इंटू गामा डी एफ। क्लियर है? तो आपको क्यू यू की वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू रैंकाइन आपको ये फॉर्मूला मिल गया, इसकी हेल्प से आप क्यू यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और ओवरऑल गामा डी एफ, अगर डी एफ की वैल्यू पता है, यूनिट वेट की वैल्यू पता है, तो ईजिली आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब सपोज आपको पता है 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई होल स्क्वायर, आप क्या लिख सकते हैं, आपको पता है 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 होता है। अगर उसका भी स्क्वायर कर दें तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 4 45 प्लस 5/2 इंटू गामा डी एफ। और इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको आप लिख सकते हैं एन फाई स्क्वायर इंटू गामा डी एफ। तो क्यू यू की वैल्यू ये भी आ सकती है इन टर्म्स ऑफ, अगर पूछ लेते हैं क्या होगा तो एन फाई स्क्वायर इंटू गामा डी एफ, जहाँ एन फाई की वैल्यू होती है 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। क्लियर है? तो जनरली आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, क्यू यू इक्वल टू 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई स्क्वायर इंटू गामा डी एफ। कुछ लिमिटेशंस हैं आप इन रैंकाइन थ्योरी की, ओनली एप्लीकेबल फॉर सैंड्स नॉट फॉर क्ले। ये सिर्फ सैंड के लिए एप्लीकेबल है, क्ले के लिए नहीं। अगर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 0 हो जाए तो आप देख रहे हैं फॉर्मूले से, अगर डी एफ की वैल्यू 0 कर दी तो क्यू यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकल। जो कि रियल में ऐसा नहीं होता है कि अगर आप खाली फाउंडेशन को ग्राउंड लेवल पे प्लेस कर दें तो क्यू यू की वैल्यू 0 हो जाए, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ फुटिंग, कोई भी बी का यूज़ नहीं किया गया है साइज ऑफ फुटिंग का, और कोई भी नो इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ फुटिंग कि स्क्वायर शेप की फुटिंग है, रेक्टेंगुलर शेप की फुटिंग है, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं दिखाया है। एक न्यूमेरिकल है, देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा इससे। यूजिंग रैंकाइन फॉर्मूला फाइंड द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ऑफ अ स्क्वायर फुटिंग ऑफ 1 मीटर ऑफ अ कॉलम कैरिंग अ लोड ऑफ 15 टन। यानी कि रैंकाइन फॉर्मूला का यूज़ करना है, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन फाइंड करनी है, स्क्वायर फुटिंग है, विड्थ आपकी 1 मीटर गिवन है, लोड कैरिंग अ लोड ऑफ 15 टन। तो ओवरऑल जो लोड गिवन है वो 15 टन है, इंक्लूजिंग ऑफ इट्स ओन वेट। द फाउंडेशन कंसिस्ट ऑफ कोहेशन लेस सॉइल है, वेइंग गामा की वैल्यू गिवन है 1.8 टन पर मीटर क्यूब विद अ शेयरिंग एंगल ऑफ 35 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। 35 डिग्री जो है आपका शेयरिंग एंगल दिया है। तो आपको लोड दिया है, एरिया दिया है, तो आप स्मॉल क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्मॉल क्यू क्या आ जाएगा, लोड पर यूनिट एरिया ऑफ फुटिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई आपकी स्क्वायर फुटिंग है तो एरिया क्या होगा 1 स्क्वायर। तो जो ओवरऑल स्ट्रेस आ जाएगी वो कितनी आएगी 15 टन पर मीटर स्क्वायर। आपको क्या फाइंड करना है, डेप्थ ऑफ फुटिंग फाइंड करना है। तो आपको फॉर्मूला पता है रैंकाइन का, क्यू यू इक्वल टू 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई होल स्क्वायर इंटू गामा डी एफ। तो यहाँ से डी एफ निकालना है, तो ओवरऑल सारी वैल्यूज़ इधर भेज दीजिए। क्यू यू की वैल्यू आपको पता है 15 टन पर मीटर स्क्वायर गिवन है, तो 15
इनटू डिवाइडेड बाई गामा, गामा की वैल्यू कितनी है 1.8 टन पर मीटर क्यूब। इधर अगर आप भेजेंगे तो 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5 हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन 35 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 35 होल स्क्वायर। तो ओवरऑल जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डेप्थ ऑफ फुटिंग मिल जाएगी 0.595 मीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, रैंकाइन फॉर्मूले पे बेस्ड पूछ लेंगे।